Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 26 February 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express like always. So let's start with our articles, but before that let's move to the comment section. तो मैंने आपको कुछ questions पूछे थे और we will discuss the answers of the questions that I had asked you in my previous video, that is yesterday's video. Firstly, I asked you with regard to K.S. Puttaswamy case. ये किस से रिलेटेड है, किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? एंड एज मोस्ट ऑफ यू ऑल सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली, दैट इज राइट टू प्राइवेसी. और ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये आर्टिकल 21 के अंडर एक फंडामेंटल राइट है. इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, योर राइट टू प्राइवेसी. इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड. नाउ मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव आंसर्ड विद रिगार्ड टू COP29. नाउ मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था कार्बन क्रेडिट. आंसर इज नॉट COP29, आंसर इज COP3. ओके, जो क्योटो में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, राइट, जो जापान में जब हुआ था समिट, तो इस समिट में कार्बन क्रेडिट पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ. तो बहुत सारे लोगों ने, दृष्टि, मेघा, वी हैव दिव्या जयराम, यहाँ पे आपने आंसर दिया है COP29, बट दिस वाज वेयर द रिजल्ट जो है, यानी कि रिफॉर्म से लेके कार्बन क्रेडिट से लेके इसका COP29 से रिलेटेड है, दैट्स करेक्ट. बट पहली बार अगर क्वेश्चन आता है, योर आंसर वुड बी COP3. Clear? So this is with regard to your articles, your questions that had been asked. ऐसे ही आंसर करो. I like to see that new names have been coming up with regard to this. Keep answering. This is going to really help you in your preparation. Right? Let's now proceed to the first article of the day. तो पहला जो आर्टिकल है, it is with regard to third language policy. Third language policy. Now, what is the article? इसके important facts, okay, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, ये सब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. फर्स्टली कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. अभी दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है विद रिगार्ड टू दिस थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ दे कैन आस्क यू कौन से स्टेट से यहाँ पे इनको ऑपोजिशन मिल रहा है, कौन से स्टेट से यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है. द आंसर इज तमिलनाडु. ठीक है, सो देयर इज अ टसल बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हिच वन, द तमिलनाडु गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द थर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी है उससे रिलेटेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इज मेनली हैविंग Hindi as one such language apart from the regional language as well as English. So यानी कि तमिलनाडु के गवर्नमेंट में या एजुकेशन में we are going to expect mainly Tamil, we'll expect English and Hindi. Now तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, they have so far adopted two language policy, यानी कि Tamil as well as English. They have not adopted three language policy. अभी सेंटर क्या कह रहा है, अगर तुम ये पॉलिसी अपनाते नहीं हो, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंप्लाई विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर हम आपको फंड्स नहीं देंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि हम आपको फंड्स नहीं देते बिकॉज यू आर नॉट कंप्लाइंग विद आवर पॉलिसी, या थ्री लैंग्वेज पॉलिसी. तो कौन से स्कीम के अंदर है? देयर इज अ स्कीम कॉल्ड समग्र शिक्षा अभियान. ठीक है, ये 2018 में आया था समग्र शिक्षा अभियान. एंड नाम से पता चलता है दिस इज विद रिगार्ड टू एजुकेशन. एजुकेशन से रिलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, पॉलिसीज बढ़ाना, उसको ज्यादा इंक्लूसिव करना. तो सेंटर यहाँ पे कुछ फंड्स देती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को. समग्र शिक्षा अभियान जो है, इट सबज्यूम्स थ्री अदर स्कीम्स. इसके अंदर तीन स्कीम्स है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एज वेल एज वी हैव टीचर एजुकेशन. तो ये तीन चीजें आती हैं समग्र शिक्षा अभियान, एक अम्ब्रेला स्कीम है. सो इस स्कीम के अंदर उनको फंड्स मिलने चाहिए थे, बट अभी सेंटर कह रहा है कि हम आपको फंड्स नहीं देगा अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो. सो दैट इज द मेजर टसल दैट इज हैपनिंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो लिखे गए हैं हमारे संविधान में विद रिगार्ड टू लैंग्वेज. ओके, सो फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन लैंग्वेज. हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है?
हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में मेंशन किया है? आर्टिकल 343. सो आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हिंदी जो है इट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. बट ये भी मेंशन करता है कि इंग्लिश जो है ये कंटिन्यू होगा इनडेफिनाइटली. पहले बस बोला था कि 15 साल के लिए इंग्लिश विल ऑल्सो बी यूज्ड अलोंग विद हिंदी, राइट. बट अभी क्या किया है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के द्वारा यहां पे बोला है कि इंग्लिश का भी जो यूजेज है ये भी कंटिन्यू होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी द स्टेट्स जो है कौन सा भी एक लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकती है एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज. सो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो अडॉप्ट अनदर लैंग्वेज as their official requirement. जैसे कि रिसेंटली एक न्यूज था कि महाराष्ट्र में कहा गया है दैट जो ऑफिशियल्स हैं कंपल्सरी दे हैव टू यूज मराठी. तो देखो उन्होंने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन दे हैव डन फॉर देयर रीजनल लैंग्वेज. तो ऐसे करके टू प्रमोट द रीजनल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, राइट, टू मेंटेन दैट डाइवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करती है अपना एक रीजनल लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए. एंड फाइनली यूनियन जो है दे मस्ट प्रोवाइड हिंदी एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन for India's diverse culture, because we have various diverse languages to also promote Hindi as per this. और इसीलिए हम मनाते हैं नेशनल हिंदी दिवस, राइट, या विश्व हिंदी दिवस है, नेशनल हिंदी दिवस है. Now you are going to tell me there are 2 days. There's World Hindi Day and there's National Hindi Day. So you are going to tell me when are both these days celebrated. World Hindi Day एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल हिंदी डे भी सेपरेट डे में सेलिब्रेट किया जाता है. So you are going to tell me when are these days celebrated. Now let's understand important the 3 language formula. Now आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 3 language formula ये कहां पे मेंशन किया है पहली बार. सो बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 2020 में तो आया है नया वाला, पर उसके पहले 1968 में आया था, राइट. सो एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज पॉलिसी है ये 1968 की पॉलिसी में दिया है जो 2020 में भी रिटेन किया गया. यानी 2020 also mentions about three language policy, but the first time it ever mentioned about 3 education policy is in 1968. तो यही मेरा जो पहले मैंने डिस्कस किया था कार्बन क्रेडिट, राइट. सो कार्बन क्रेडिट is also mentioned in COP29, but first time it was mentioned when? That is like the question that you have to be aware. तो पहली बार अनाउंस किया था 1968 में. So in this they mandated कि जो हिंदी है in non हिंदी speaking states को ये करना है, फॉलो करना है, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोटेस्ट चला तमिलनाडु में. हु वाज फॉलोइंग व्हाट स्टेट पॉलिसी? 2 language policy. So they were only using Tamil as well as English. बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये वापस से रिटेन करता है एंड इट डज नॉट इम्पोज एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज. यहाँ पे इम्पोजिशन नहीं करता है कौन से लैंग्वेज का. ओके, दे डू नॉट स्पेसिफिकली मेंशन, बट स्टेट्स, रीजन्स एंड स्टूडेंट्स कैन चूज provided 2 languages are Indian. यानी कि 2 languages जो अपनाते हैं they have to be Indian, और it does not impose हिंदी. whereas 1968 ने हिंदी इम्पोज किया था जिसके कारण प्रोटेस्ट हुआ. तो अभी हमने देखा है व्हाट इज 3 language policy and why the state government is mainly protesting against this policy. आर्टिकल ये भी कवर करता है विद रिगार्ड टू इश्यूज क्या है एजुकेशन सेक्टर में. नाउ अनदर क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज आपने मुझे लास्ट टाइम बोला था हेल्थ जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है. व्हाट अबाउट एजुकेशन, और एजुकेशन कौन से लिस्ट में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है. सो वी टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड हमारे पास रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन सेक्टर कैसे कर रहा है. वी हैड सीन अ वेरी रीसेंट रिपोर्ट कॉल्ड एज ACER. Do you remember ACER? The annual survey for education report, yeah, annual survey of education research. ये किसने दिया था ये रिपोर्ट? एक NGO है जिसका नाम है प्रथम.
So basically it talked about how India's education sector is faring with regard to enrollment rates कैसे हैं, with regard to हमारा functional literacy, actual में हम देखते हैं foundational literacy कैसे perform कर रहा है. So all of this data talks about that India still needs improvement, है ना. हम improve तो कर चुके हैं, COVID pre-COVID phase तक हम आ चुके हैं क्योंकि COVID के टाइम पे ये लेवल गिर गया था. So we have backed up, but we still have a long way to go. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहता है जो एजुकेशन सेक्टर की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है जो पॉलिसी था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इट प्रोवाइडेड कि 6% ऑफ द जीडीपी गवर्नमेंट स्पेंड करे, 6% करे. बट अकॉर्डिंग टू आवर रीसेंट बजट हम देखते हैं द सेंटर जो है प्रोवाइड करता है अबाउट 4 to 4.5% इन वेरियस, नॉट ओनली इन हायर एजुकेशन, नॉट ओनली इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन, बट ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन. तो पूरा एजुकेशन सेक्टर को अगर हम कैलकुलेट करें, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अबाउट 4 to 4.5%, वेयर इट एक्चुअली हैज टू स्पेंड हाउ मच, 6% according to the new education policy of 2020. तो ये सब challenges इस आर्टिकल में यहाँ पे दिए गए हैं एजुकेशन सेक्टर से भी रिलेटेड. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो हैव द वे फॉरवर्ड. तो हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्पेसिफिकली when we are living in a globalized world, because ये जो माध्यम है हम इसी के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, राइट. सो दैट इज एसेंशियल. But here we also need to keep in mind our mother language, our local languages, our regional languages, ताकि वो लॉस ना हो जाए. अदरवाइज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो मदर टंग है, ये भूल जा रही है. So there should be a push to keep in the diversity that India has, but at the same time also increasing our proficiency in English. So this is what the way forward. आर्टिकल ये कहता है कि both the government, central and state government साथ में आके यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि हाउ दे कैन गिव दिस थॉट विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज. ओके, तो ये पूरा आर्टिकल है. सेंसस का भी डेटा है, लेकिन ये पुराना सेंसस है 2011 का, बट इट वाज गिवन कि जो हमारा इंडिया है मेनली 2 लैंग्वेजेस बात करता है. 26% ऑफ आवर पॉपुलेशन अभी 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, whereas a very few percentage, यानी कि only 7%. So how many of you all actually know so many languages, है ना. So it's that कि only 7% of अभी तो ये तो इंक्रीज हो गया होगा बिकॉज ये पुराना डेटा है, but it is said that a very minute amount of population can speak 3 languages very effectively. So this is with regard to the 3 education policy that was creating a tussle between union government and the Tamil Nadu government. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ओके, या हाई कोर्ट का रूल है. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस से. सो मद्रास हाई कोर्ट जो है, ओके, एक केस था, उस केस का नाम क्या है, दीपा वर्सेस एस विजय लक्ष्मी एंड अदर्स. ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द केस. तो इसमें इन्होंने कहा देयर इज, हमको पता है BNSS है, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट, विच इज CRPC. तो इसमें बताया गया है दैट जो वुमेन है उनको अरेस्ट ना किया जाए आफ्टर या इन द नाइट, ओके, आफ्टर सनसेट कहते हैं या नाइट में कहते हैं, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए. ये जो क्लॉज दिया गया है हमारे CRPC, हमारे BNSS में, ये मैंडेटरी नहीं है. मद्रास हाईकोर्ट कहते हैं कि ये जो नाइट अरेस्ट हो सकता है ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, ये बस एक डायरेक्शन है, राइट. कंपल्सरी नहीं है कि आप अरेस्ट चाहो तो कर सकते हो. तो ये कौन कहता है, मद्रास हाईकोर्ट. तो आर्टिकल ये कहता है कि इज दिस right for a woman to not be arrested, is it like an absolute right, क्या ये अलाउ है अरेस्ट करना. तो ये पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं. So firstly, let's talk about the legal provisions. ये कौन से आर्टिकल, ये कौन से प्रोविजन में लिखा है कि women cannot be arrested. It is mentioned in CRPC कि अगर हम बात करें सेक्शन 46 क्लॉज 4, सेक्शन 46 क्लॉज 4 ये मेंशन किया गया है कि women जो है cannot be arrested
आफ्टर 8 PM, ठीक है, यानी कि आफ्टर सनसेट दे कैन नॉट बी अरेस्टेड. सो अगर हम BNSS की बात करें, बिकॉज जुलाई 1 से वी नो BNSS आ गया है, CRPC इज द आउटडेटेड वन, तो उसमें भी बताया गया है 43 क्लॉज 5 सेक्शन 43 में बताया गया है कि जो विमेन है दे कैन नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट टू बिफोर सनराइज. इस पीरियड में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो. बट मान लो कि कोई एक्सेप्शनल केस है, ओके, एक्सेप्शनल केसेस में ये अलाउड है, एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है. लेकिन इस केस में भी आपको क्या क्या प्रोविजन करना है? फर्स्टली आपको परमिशन लेना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से. तो स्पेशल परमिशन की आवश्यकता है अगर आपको अरेस्ट करना है, स्पेशली इन द नाइट टाइम. उसके अलावा the arrest should be made by a woman police officer. तो woman police officer का रहना, okay, should be there if you are making such a making such a request. और ये जो ऑर्डर है ये रिटन में देना होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को. So it should be sought by a woman police officer by making a written report. So again, written, not orally, is not allowed. ठीक है. नाउ व्हाई डू यू थिंक इज इट असेंशियल टू कीप दिस एज अ प्रोविजन, यानी कि ये जो वुमेन को अरेस्ट किया जाता है, ओके, क्यों ये आवश्यक है? बिकॉज समटाइम्स वी नो दैट वुमेन कुड बी मिलिटेंट्स, कुड बी डूइंग सम ग्रेव क्रिमिनल इश्यूज, दैट कैन बी पॉसिबल, राइट? कोई भी जेंडर कर सकता है यहाँ पे. सो अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम किया है तो उसको पकड़ना इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस रखा गया है सो दैट मैल प्रैक्टिस ना हो, मिसयूज ना हो, ठीक है. रात को कोई अरेस्ट कर रहा है महिला को, सो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट दिस शुड बी ओनली अ सर्कमस्टेंशियल केस, ओके. इट शुड बी ओनली दैट एन इंपॉर्टेंट केस, क्यों आप इनको अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो वेरीफाई कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के थ्रू. जब वो वेरीफाई करेंगे, अलाउ करेंगे, देन ओनली द अरेस्ट कैन बी मेड. तो इसीलिए जो राइट है ये कहा गया है कि बस एक डायरेक्शन है, ऐसा नहीं कि आपको बाय वर्ड उसको फॉलो करना है, मैंडेटरी ऐसा नहीं है. यू कैन डू द अरेस्ट इज व्हाट द मद्रास हाई कोर्ट इज सेइंग. तो ये पूरा आर्टिकल देखा और हमने कुछ सेक्शंस देखे थे. सेक्शन 46 जो CRPC में है, which is 43 that is in your BNSS, right? So this is with regard to arresting of women at night. ये clause बताता है ये particular section. Okay, let's proceed to the next article. अगला जो article है, it is with regard to shifting from unpaid domestic worker. So women जो है, it is said that now they are focusing on paid work rather than unpaid work. और ये data हमको कौन देता है? The data is given to us by the National Statistical Office, National Statistics Office. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये National Statistics Office? It works under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Ministry of Statistics and Program Implementation. तो इन्होंने एक सर्वे निकाला है. This is called as the Time Use Survey. इस सर्वे का नाम क्या है? टाइम यूज सर्वे, जो मेजर करता है कि कितना आपने समय बिताया है किस एक्टिविटी में. इफ यू हैव स्पेंड एक्टिविटी इन द हाउस होल्ड, तो कितना समय, एवरेज समय इस्तेमाल करते हो. आउटसाइड वर्क के लिए कितना समय आप देते हो. तो ये सर्वे चेक करता है. सो अकॉर्डिंग टू द सर्वे वी हैव गॉट सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. ये कहता है कि जो 15 से लेके 59 एज ग्रुप, दिस इज द वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसमें से हम देखते हैं 75% ऑफ द मेल्स, ओके, द मैन मेनली is employed, whereas 25% जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन है महिलाओं का. इनफैक्ट ये बढ़ गया है. अगर 2019 का हम सर्वे देखें, इट वॉज barely about 70.9% for the males and about 21.8% for females. तो ये काफी बढ़ गया है, is what the survey is saying. इसके अलावा ये कहता है कि जो women है, mainly women are involved in unpaid work, right, for the care of the family, because उनका जो responsibilities होता है वो घर के प्रति ज्यादा होता है, right, in terms of the jobs that we do, right, we have an additional responsibility at home to take care of the families. तो आर्टिकल ये कहता है now that work that we do at home
is not paid to us, right? You don't receive a salary for working for your family, for cooking for your family, for cleaning for your family. तो ये जो system है, when we talk about this, makes it as unpaid work. और आर्टिकल ये कहता है कि ये जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क महिलाएं करती है ये गिर गया है. पहले ये थे 315 मिनट्स, okay, is what they used to devote, but now they say it is about 305. यानी कि अभी जो एवरेज हम देखते हैं महिलाएं जो है ये कम काम करती हैं in the unpaid domestic work because they are engaged in अदर पेड एक्टिविटीज. ये कहता है कि ये पेड सर्वे, पेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जिसके कारण हो सकता है कि इनका जो घर के प्रति डोमेस्टिक वर्क, अनपेड डोमेस्टिक वर्क के प्रति यहाँ पे कम समय यहाँ पे बिताते हैं. सो दिस इज द होल आर्टिकल वेयर दे आर टॉकिंग. नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर द अदर एस्पेक्ट्स. दिस इज जस्ट अ नॉलेज बेस्ड आर्टिकल वेयर यू कैन गेट सम बेसिक पॉइंटर्स विद रिगार्ड टू गिव्स द सर्वे एंड ऑल. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल देन. अगला जो आर्टिकल है इट इज विद रिगार्ड टू एन इनिशिएटिव. तो हम एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखते हैं. इस गवर्नमेंट स्कीम का नाम क्या है? इस गवर्नमेंट का स्कीम का नाम है नक्शा. ओके, नक्शा. नक्शा इज समथिंग लाइक मैप, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नक्शा. नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशन. तो अगर आप नाम देखते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द फुल फॉर्म ऑफ इट, बट इट इज व्हाट इट इज. यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो है नाम से अगर आप फुल फॉर्म देखोगे यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली द स्कीम इज, राइट? सो इसीलिए थोड़ा आप देखो इसका फुल फॉर्म क्या है. नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन. So what exactly do you get from this full form? ये कुछ लैंड सर्वे इनिशिएटिव है, इससे पता चलता है लैंड सर्वे इनिशिएटिव है. कौन से रीजन्स के लिए भी पता चलता है? यस, इन दी अर्बन एरियाज. यानी कि इनका मेजर काम है कि क्रिएट और अपडेट करना क्या, लैंड रिकॉर्ड्स को क्रिएट और अपडेट करना लैंड रिकॉर्ड्स को. और आप कैसे करोगे ये? टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी ड्रिवन. सो टेक्नोलॉजी की मदद से आप लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हो. किस रीजन के लिए? अर्बन एरियाज के लिए. और इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, एफिशिएंसी होगा, एक्यूरेसी होगी कि हमारे पास किसका प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन अप बाय दिस टाइम्स यू नो कैन से पॉलिसी जिसने दिया है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने. नाउ सी हियर कंफ्यूजिंग पार्ट है कि दो ये अर्बन रीजन के लिए है, इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? इसका नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट? सो दिस कैन बी समथिंग कंफ्यूजिंग. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस एस्पेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन ये इंप्लीमेंट करता है? इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज in collaboration with Survey of India and the National Informatics Center Services. तो इन तीनों चारों का जो ग्रुपिंग है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं at the grassroots level. Now let us see the key features, key provisions of this scheme. तो क्या क्या इसका इस्तेमाल होगा, अभी हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं. Firstly, here we are going to use a drone base. I told you टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सर्वे करेंगे, राइट? इट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन. सो ड्रोन बेस्ड होगा जिसके कारण ये जो लैंड रिकॉर्ड हम करेंगे, सर्वे करेंगे, ये बहुत प्रिसाइज होगा, राइट? बहुत एक्यूरेट होगा. इसके अलावा वी आर गोइंग टू यूज वेब GIS. GIS का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन systems. That means we are going to create like a database. We are going to create like an online record, है ना? तो इसीलिए ये end to end IT based land record management, एक पूरा land system जो है ये not पिछले तरह you don't have file system that we are going to do. It is going to be all computer records. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बताता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. इसके अलावा पब्लिक एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो सिटीजन्स है ये भी एक्सेस कर पाएंगे अपने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ईज ऑफ लिविंग एज वेल. तो ये लैंड रिकॉर्ड्स भी सिटीजन्स यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर पाएंगे. फर्दर ये कहां पे लॉन्च होगा? इट विल बी लॉन्च अबाउट 150 अर्बन लोकल बॉडीज में, यानी कि 26 स्टेट्स, 3 यूनियन टेरिटरीज में ये नक्शा जो इनिशिएटिव है यहां पे लॉन्च होगा. और जो फंडिंग दिया गया है इट इज अबाउट 164 करोड़, जहां पे
सेंटर पूरा फंडिंग देगी, दैट मीन्स इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ऐसे स्कीम्स को सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। जब स्टेट्स को भी फंडिंग देना पड़ता है उस स्कीम्स को कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। क्लियर? सो नाउ दिस इज बिकॉज इज 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। Now, what are the benefits of this Naksha scheme? Naksha initiative के थ्रू हम देखते हैं we are going to modernize the urban land records because अभी सब कुछ जो है technology driven होगा, technology based होगा, so it will be more accurate, updated होगा, outdated नहीं होगा, that is a positive. फिर urban planning में ज़्यादा हम focus कर पाएंगे, we can look at sustainable cities, smart cities, है ना, proper हम infrastructure कर पाएंगे, ना कि crammed development होगा। बहुत इजी वे के डेवलपमेंट हो सकता है, प्लान्स ड्रॉ कर सकती है गवर्नमेंट, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लैंड डिस्प्यूट्स होती है कि ये मेरा जगह है ना, ये जो रीजन है ना, बहुत सारी पार्टीज, यही लैंड रिकॉर्ड्स में ज्यादा फाइटिंग होती है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा अगर प्रॉपर डेटा डॉक्यूमेंटेशन होगा, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सेटल करने में ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। Apart from that, it is going to be transparent, as I said. Citizens can also access it, है ना, it's a web based portal, तो change करना will be difficult, it's going to be maintained well, and of course आगे जाके हम जब climate resilient infrastructure बनाना चाहते हैं, sustainable development बनाना चाहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छा चीजें करना चाहते हैं, ऑल ऑफ दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ वी हैव प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स इन प्लेस। सो ऑल ऑफ दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ द नक्शा इनिशिएटिव। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है, इट इज विद रिगार्ड टू द यूएन रेजोल्यूशन on Ukraine. Okay, so we will see a vote that happened in Ukraine. इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस करेंगे? Firstly, we'll understand ये क्या था UN vote, किसके लिए वोट कर रहे थे. We will see what were what happened with regard to the vote. We'll see इंडिया का स्टैंड क्या था, एंड ये वोटिंग कैसे होता है, कौन वोट करता है, कि what exactly are the powers the person has for voting, ये सब हम देखेंगे इस आर्टिकल में. क्लियर? सो फर्स्टली एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, बिकॉज हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया कि इसके 3 इयर्स पूरे हुए हैं. इट्स थर्ड एनिवर्सरी ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण we know that many countries, I told you, no, they had put sanctions किस पे, रशिया पे sanctions लगाए थे. So all of that we saw that firstly US was against Russia, but जब US के president change हो गए हैं, US का stand थोड़ा change हुआ. When it was supporting Ukraine, right, it was against Russia. अभी हम देखते हैं कि कुछ और ही चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ और ही कर रहे हैं. तो अभी देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. यूएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और एक यूक्रेन ने एक रेजोल्यूशन पास किया. कहां पे? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, जहां पे सब कंट्रीज यहां पे वोटिंग करते हैं. वी हैव अबाउट 193 कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ इट. ठीक है. नाउ इस रेजोल्यूशन में पहला रेजोल्यूशन यूक्रेन ने पास किया. यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने कहा पहला जो रशिया जो आ गया है हमारे रीजन में, है ना, तो उनको भगाने का, हैव रशियाज विड्रॉवल फ्रॉम आवर रीजन स्पेसिफिकली इन द ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन, डी एस्केलेशन हो एंड वी लुकिंग फॉर पीस. नाउ इसके लिए कितने कंट्रीज ने वोट किया? इट इज सेड दैट अबाउट 93 कंट्रीज वोटेड, 83 ने रिजेक्ट किया और 65 ने एब्सटेन किया. एब्सटेन का मतलब है ना हाँ ना ना. ओके, दैट मीन्स नॉट वोटिंग फॉर इट. ओके, लाइक नॉट गिविंग योर एक्सेप्टेंस, नॉट गिविंग योर रिजेक्शन. तो ये एब्सटेन कहते हैं इसको. इट इज नोन दैट इंडिया इज ऑल्सो वन सच दैट हैज एब्सटेन. हमने भी जो है एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग बिकॉज वी वांट टू प्ले लाइक अ फेयर पार्टी, है ना. तो ये इंडिया का स्टैंड होता है. बट हम देखते हैं आगे. G7 कंट्रीज जो है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विच हैव द डेवलप्ड कंट्रीज. जैसे कि अगर हम देखें G7 में कौन से कंट्रीज हैं? यूएस है, फ्रांस है, यूके है, इटली है, जर्मनी है, जापान है और कनाडा है. तो ये हुए 7 कंट्रीज. तो ये 7 कंट्रीज में हम देखते हैं सभी 7 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था, यूक्रेन के रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था कि रशिया जो है ये पीछे हटना चाहिए, एक्सेप्ट एक कंट्री ने. गेस करना चाहोगे कौन से कंट्री ने ये एक्सेप्ट नहीं किया? यस, यूएसए जो है, दे सेड कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते. यूएस जो है इस रेजोल्यूशन को अपोज किया. यूएस के अलावा हम देखते हैं यूएस का दोस्त
है ना, इजराइल, रशिया, ऑल ऑफ देम दे opposed it. China on the other hand also abstained it along with India. हमने यहाँ पे हाँ भी नहीं किया, ना भी नहीं किया, because we want to play like a middleman, right? We don't want to you can say create any politics. We don't want to mess our relations with the other countries. दूसरा रेजोल्यूशन पास होता है इसके बाद, और ये रेजोल्यूशन कौन पास करता है? यूएस पास करती है। इस यूएस रेजोल्यूशन, यूएस ने भी मांगा है कि पीस एस्टैब्लिश हो, बट यहाँ पे इन्होंने कोई सैंक्शंस नहीं लगाए रशिया पे। इन्होंने कंडेम नहीं किया कि रशिया का जो एक्ट था डीमिलिटराइज करने का, डीनाजिफाई करने का यूक्रेन का, इन्होंने ये कंडेम नहीं किया। Now that was not liked by the European allies of US. यूएस के जो यूरोपियन अलाइज है, इनको ये पसंद नहीं आया। सो हियर वी सी फ्रांस जो है इसने अमेंड भी किया, कुछ चेंजेस किए टू इंक्लूड कि रशिया ने जो है फुल स्केल इन्वेजन किया। तो रशिया एडेड एन अमेंडमेंट टू द रेजोल्यूशन टू विच यूएस को लगा कि अरे ये तो मैंने चेंजेस नहीं मांगे, है ना, रशिया को यहाँ पे दोषी ठहराना, मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए यूएस ने भी इसको abstain किया। This time US abstained on its own resolution because it did not like the amendment what France gave. Clear? तो अब देखते हैं यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, it was passed by 93, apart from 8 ने यहाँ पे रिजेक्ट किया और 73 ने abstain किया, वोटिंग करने से मना कर दिया। फिर तीसरी बार यहाँ पे यूएनएससी में रेजोल्यूशन पास होता है। सो लेट अस सी द थर्ड टाइम व्हेन इट वाज पास्ड इन यूएनएससी। नाउ यूएनएससी में जब रेजोल्यूशन पास होता है, नाउ दिस इज अ सेपरेट बॉडी, ओके, नॉट फ्रॉम जनरल असेंबली, अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल पे रेजोल्यूशन पास होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूएनएससी क्या है। ओके, तो इसके लिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं एंड देन विल गो बैक, ठीक है। तो यूएनएससी में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इन 15 मेंबर्स से 5 मेंबर्स आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो हमेशा 2 साल के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं इन द यूएनएससी। बट 5 मेंबर्स जो हैं ये फिक्स्ड होते हैं। Now which are these 5 fixed permanent members? They are called as P5 because they are permanent. कौन से हैं ये? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये बाय हार्ट करना है आपको, ठीक है। ये 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, ये फिक्स्ड होते हैं। दे हैव अ स्पेशल पावर। इस स्पेशल पावर को कहते हैं वीटो। एंड याद रखना, ये वीटो पावर जो है ये ओनली फिक्स्ड मेंबर्स या परमानेंट मेंबर्स के पास है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर नहीं है। नाउ लेट अस सी हाउ कैन दे यूज दिस स्पेशल पावर कॉल्ड द वीटो पावर। यूएनएससी में वोटिंग करते हैं फॉर इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। ये स्मॉल मेंबर का ग्रुपिंग होता है विच इज बाइंडिंग ऑन द अदर मेंबर्स। Now what happened is there are 2 types of voting. एक है प्रोसीजर, कुछ प्रोसीजर्स चेंज करने के लिए नॉर्मल वोटिंग होता है, जहां पे 15 मेंबर वोट करते हैं। अभी इन 15 मेंबर्स से हमको याद रखना है कि 9 मेंबर्स का वोट मिलना आवश्यक है। 9 members have to vote and 9 members have to pass the voting, यानी इनका 9 members को यहाँ पे acceptance देना पड़ेगा। Okay, so that is the minimum requirement अगर कुछ changes करना है। The second type of voting is called as substantive voting. Substantive voting जो है ये कुछ बड़े बड़े resolutions के लिए होता है, जैसे कि sanctions किसी कंट्री को अगर देते हैं, पीस कीपिंग कोई ऑपरेशंस होता है, अगर नए मेंबर को एडमिनिस्टर करना है, तो ये क्या होता है, सब्सटैंटिव मेजर्स में ऐड होता है, सब्सटैंटिव वोटिंग होता है। प्रोसीजर्स मान लिया डे टू डे प्रोसीजर्स, मिनिमल चीजें, ठीक है। नाउ सब्सटैंटिव वोटिंग में भी सेम क्राइटेरिया, क्या है, कितने मेंबर्स को वोटिंग मिलना चाहिए? 9 मेंबर्स का वोट आउट ऑफ 15 मेंबर्स, दे शुड पास द रेजोल्यूशन। बट अ स्पेशल की स्पेशल ये है कि यहाँ पे सभी 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल 5 मेंबर्स जो है इनको ये पास करना है, ओके। या पास की अगर हम बात करें, दे शुड नॉट वीटो दिस, दे शुड नॉट यूज दैट स्पेशल पावर दैट दे हैव। अगर वो एब्सटेन किए तो भी चलेगा, बट यहां पे हम देखते हैं वीटो का पावर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज दिस वीटो? वीटो का मतलब है ये ब्लॉक करता है रेजोल्यूशन।
तो जो भी रेजोल्यूशन पास होता है, मान लो कोई एक कंट्री ने अपना वीटो यूज किया, वीटो जैसे मान लेते हैं कि चाइना ने अपना वीटो पावर यूज किया, देन दिस रेजोल्यूशन कैन नॉट बी पास्ड. Is that clear? How does the veto work? The veto is a special power that can block the resolution, that can stop. तो कोई भी एक कंट्री भी अगर वीटो इस्तेमाल करती है इन 9 मेंबर्स से, then that voting cannot happen, then that resolution cannot be passed. पर मान लो कि कोई कंट्री ने यहाँ पे abstain किया, वोट नहीं किया, that is okay. As long as 9 members उनको मिलता है from the permanent and non-permanent, that's okay. बट अगर एक कंट्री भी वीटो डालती है परमानेंट में से, देन दैट रेजोल्यूशन इज नॉट पास्ड. इज दैट क्लियर? सो वी हैव सीन द टाइप ऑफ वोटिंग एंड द टाइप्स ऑफ वोट कि इधर दे विल पास द वोट यानी फेवर में वोट करते हैं, अगेंस्ट करते हैं यानी रिजेक्ट करते हैं. थर्ड इज वीटो जहां पे सिर्फ ये P5 मेंबर्स के पास है, दैट विल ब्लॉक द रेजोल्यूशन कंप्लीटली. एब्सटेन का मतलब क्या है? सपोर्ट ना करना, अपोज ना करना. दिस डज नॉट काउंट एज अ वीटो, दिस डज नॉट काउंट एज अ वोट एज वेल. दिस इज ना इधर ना उधर, ऐसे न्यूट्रल पार्टी बनना ना, उसको एब्सटेन कहते हैं. क्लियर? सो दिस इज हाउ द वोटिंग हैपेंड. सो अभी हम देखते हैं, मैंने बोला कि 3 रेजोल्यूशंस पास हुए थे. एक रेजोल्यूशन यूक्रेन का था, दूसरा था यूएस का, जहां पे यूएस ने ही एब्सटेन कर दिया बिकॉज फ्रांस ने उसको अमेंड किया था, और उसने उधर उसको मॉडिफाई करके यूएस ने यूएनएससी में एक रेजोल्यूशन पास किया था. अभी इसमें से कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे. कितना वोट्स नेसेसरी था? यू हैव टू हैव मिनिमम व्हाट? 10 वोट्स, राइट? तो ये जो है 10 वोट से पास हुआ. 10 votes this particular body got, UNSC got with the passing of the resolution. इसलिए यहाँ पे एक win हुआ था, they passed a resolution in the UNSC. Okay, उसी को modify कर. It's important to know 2 countries ने यहाँ पे abstain किया वोट करने, वीटो नहीं डाला but abstain किया. कौन से countries ने abstain किया? It was France and UK. इन 2 कंट्रीज को अभी क्या किया? एब्सटेन किया, वोट नहीं किया, न्यूट्रल पार्टी रखे हैं इन दिस पर्टिकुलर थिंग. बट आई टोल्ड यू एब्सटेन करना इज नॉट वीटो, राइट? अगर ये कंट्रीज वीटो करते, दैट मीन्स इट वुड नॉट बी पास्ड इन द यूएनएससी. But because these countries just abstained and they got about 10 votes, this resolution was passed in the UNSC. तो UNG में पास हुआ नहीं हुआ doesn't matter, UNSC में ये पास हो गया. Now let's understand जो US जो चेंजेस कर रहा है, US का जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये एक बार हम देखते हैं. तो पहली बार US ने वोट किया अगेंस्ट द वेस्टर्न एलाइज. हम देखते हैं वेस्टर्न एलाइज जैसे कि फ्रांस, यूके रिजेक्ट किया. जब यूक्रेन के रेजोल्यूशन को हम देखते हैं, यूएस ने रिजेक्ट किया, बट यूरोपियन एलाइज उसके उन्होंने एक्सेप्ट किया. तो हम देखते हैं पहली बार ऐसे वो दूसरे दोनों अलग अलग पार्टीज में है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वेस्ट, वी ऑलवेज टॉक अबाउट अमेरिका, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज. ये हमेशा साथ में होते हैं, लेकिन पहली बार ये क्या किया, ये ऑपोजिशन में आ गए हैं. और यूएस जो है हम देखते हैं ये प्रो रशिया हुआ है. डोंट यू थिंक प्रो रशिया स्टैंड दिखाई दे रहा है इसका? Because now we see that it is not condemning Russia. It is not condemning Russia. Further, Trump जो है ensure करना चाहता है a deal with Russia, ठीक है? एंड दिस इज एक टाइमलाइन भी दिया कि ईस्टर तक, यानी कि अप्रैल एंड तक. ओके, ईस्टर इज अबाउट द 20th of April. So by that time it is looking at having a deal with Russia, or it wants to have access also to Ukraine's resources. Now that is why a key reason why we see how US is playing for its own benefit, for its own उनके reasons, personal reasons की वजह से ये ऐसा वो गेम खेल रहा है. इसके अलावा वी सी जो यूक्रेन के लिए पहले सपोर्ट हुआ करता था, ये गिर चुका है. पहले यूक्रेन को काफी सपोर्ट दिया था, लाइक वी हैव अराउंड 140+ वोट्स दैट वर देयर इन द अर्लियर रेजोल्यूशंस दैट हैव बीन सो फार पास्ड इन द यूएनजीए. बट अभी आप कितना देखते हो? वी जस्ट सी अबाउट 93, राइट? वी सॉ दैट फर्स्ट स्लाइड 93 वोट्स मिले, यानी कि इनका जो सपोर्ट यूक्रेन को दिया गया है अभी ये गिर गया है. इसके अलावा हम देखते हैं इंडिया का जो स्टैंड है. ओके, एज आई सेड, इन्होंने क्या किया? एब्स्टेन. ओके, नाउ इंडिया जो है यहाँ पे इट हैज कंडेम्ड कि रशिया ने जो भी यहाँ पे यू कैन से
डीमिलिटराइज कर रहा है ये जोन, यूक्रेन रीजन को, इन्होंने कंडेम किया है, बट ओपनली नहीं किया है, बट ये एडवोकेट करना चाहता है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है ना, यूएन चार्टर जो है इसके अकॉर्डिंग, रूल बेस्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग इसका वर्किंग हो, राइट। सो दैट इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। इंडिया का भी जो स्टेटमेंट्स होता है, पहले उन्होंने जैसे बोलते थे स्टेटमेंट्स में, ये जो टू पार्टीज हैं इनको सुलह करना चाहिए, सो दे यूज्ड टू ऑलवेज गिव द टू पार्टीज, बट अभी इंडिया अपने स्टेटमेंट्स में क्या करती है, इंडिया कहती है द कंसर्न्ड पार्टीज, दैट मीन्स नाउ इट नोज दैट इट इज नॉट जस्ट बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, बट नाउ यूएस इज ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर डील, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए इंडिया ने अभी अपना स्टैंड जो है थोड़ा मॉडिफाई किया है बेस्ड ऑन द करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज। एंड ऑफ कोर्स वी सी दैट फ्रांस, यूरोप या यूके जो है अभी, और यूएस का जो स्टैंड है पहली बार ऐसे अलग अलग हो चुका है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इवन इन द वोटिंग, जहां पे इन्होंने abstain किया है, as well as resolutions में US के opposite इन्होंने वोट किया था। So that is some different thing that we are seeing currently in the global world. Right, so let's now proceed to the last article of the day. Last article जो है, it is with regard to तमाल। ये तमाल क्या है? तमाल is a stealth frigate. तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, this is like these are like the warships that we have. Okay, ये काम करते हैं पेट्रोलिंग का, इनके पास टेंडेंसीज होती है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज का, मिसाइल्स फायर कर सकती हैं। So these are your stealth frigates इसको कहते हैं, very sturdy kind of naval ships that we have. तो यहाँ पे दो शिप्स है, तमाल और एक है तुशील। ओके, ये दो शिप्स आपको याद रखना है। नाउ ये दो शिप्स किस कंट्री के साथ हमने कोलैबोरेट किया है इसको सेटअप करने के लिए? इट इज रशिया। Now question also that is coming to your way, which is the country जहां पे हम सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, which is the country जिसके साथ हम सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट्स या यू कैन से डिफेंस इंपोर्ट्स करते हैं, हम दूसरे कंट्री से खरीदते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टील फ्रिगेट, इट इज सेड कि ये तमाल जो है, ओके, तुशील जो है ऑलरेडी कमीशन है, ऑलरेडी इंडियन नेवी में इस्तेमाल होता है। तो ये दिसंबर, लास्ट महीना ही है, दिसंबर में देखा है कि ये इंडिया में आ चुका है। अभी क्या हुआ है, हमारे कुछ नेवल ऑफिसर्स रशिया गए हैं, सेंट पीटर्सबर्ग गए हैं, वहां पे ट्रेनिंग करेंगे इस तमाल स्पेसशिप या यू कैन से या शिप के ट्रेनिंग के लिए। ओके, सो दिस इज विद रिगार्ड टू द तमाल स्पेस, यू कैन सी द वॉरशिप, जहां पे हम देखते हैं हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर शिप। एंड तुशील ये ऑलरेडी है, एंड नाउ दे आर सेइंग ये जो है ये लास्ट इंपोर्ट होगा, इसके बाद हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों हम इंपोर्ट नहीं करेंगे? बिकॉज हम अभी खुद से डेवलप करेंगे, यानी हम आत्मनिर्भर होंगे, इज व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग। सो देयरफॉर इट इज सेइंग इट इज द लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप जो हम ले रहे हैं, बिकॉज अभी से द कंट्री इज नाउ गोइंग टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट इट्स ओन वॉरशिप। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए थे, और स्टील प्रोजेक्ट के लिए याद रखना प्रोजेक्ट 17A। अंडर दिस प्रोजेक्ट, ओके, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 75 है। तो अंडर प्रोजेक्ट 17A हमने क्या किया है, ये INS, ये वॉरशिप्स को डेवलप किया है। सो दिस इज द होल आर्टिकल विद रिगार्ड टू द तमाल INS warship. So that is all with regard to today's article. We have seen a lot of interesting articles from today's current affairs. Don't forget to watch the next video जहाँ पे मैं questions discuss करूँगी आज के articles से. Thank you so much for watching.